हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। जैसा कि आपको पता ही है कि 21 जनवरी 2024 में आपको सीटेट का एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आपके सीटेट के एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब चैनल पर अपने आपके लिए सीटेट के लिए क्लास चलाई हुई हैं। तो अभी आपका करंट में सीडीपी चल रहा है, जिसकी 5 क्लासेस हम यूट्यूब पर ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम आपकी क्लास नंबर 6 करने जा रहे हैं, जिसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आज करेंगे। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की और आपका लॉरेंस कोहलबर्ग और नोम चोम्स्की के बारे में आज हम अपनी समझ बनाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, और इन चारों मनोवैज्ञानिकों से आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 नंबर का कंफर्म क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछा जाता है। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, कि जो लोग चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है दी अंकित राठी, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देरी किए। फ्रेंड्स, ये था आज का टॉपिक, जो कि हमने आपको मॉर्निंग में ही बता दिया था। जीन पियाजे के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद कोहलबर्ग साहब के बारे में पढ़ेंगे, लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, फिर वाइगोत्स्की के बारे में पढ़ेंगे हम। ठीक है, और सबसे लास्ट में हम पढ़ेंगे नोम चोम्स्की के बारे में। हम केवल थ्योरी वाला पोर्शन पढ़ेंगे आज, क्वेश्चन के लिए अलग से किसी दिन एक क्लास बना देंगे फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमने आपके लिए फ्रेंड्स पिक भी लगाई हुई है, ये आपके जीन पियाजे साहब, ठीक है, जो कि आपको इमेज में दिख रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। जीन पियाजे साहब ने क्या दिया था आपका, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। अब वर्ड आ जाता है फ्रेंड संज्ञानात्मक। इसका क्या मतलब है? संज्ञानात्मक का मतलब है फ्रेंड्स कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना। ठीक है, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए बोलते हैं संज्ञान शब्द का यूज़ किया जाता है। संज्ञान में लेना, किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड ये सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए पढ़ते हैं जीन पियाजे साहब के बारे में। जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ से थे ये? स्विट्ज़रलैंड से थे। स्विट्ज़रलैंड के एक मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता, यानी कि बायोलॉजिकल मैच्योरेशन आती है, वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। ठीक है, जैसे जैसे बच्चे में परिपक्वता आएगी, मैच्योरिटी आएगी, अपने क्या करेगा वो, वस्तुओं के बारे में दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेता है। मान लीजिए बच्चे को बिस्किट के बारे में पता है, ठीक है, तो बच्चा माइंड में बना लेगा कि बिस्किट कुछ इस तरह का गोल होगा, ठीक है, छोटा होगा, या फिर बिस्किट कुछ इस तरह का होगा, और बिस्किट कैसे कलर का होगा, गोल्डन ब्राउन कलर का होगा। इस तरह की इमेजेस अपने माइंड में, कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लेता है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे साहब ने क्या बताया है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। वो एक्टिव होकर चीज़ों के बारे में जानते हैं, संज्ञान में लेते हैं, एक्टिव रहकर। ठीक है, और उनको वैज्ञानिक बताया गया है, नन्हे वैज्ञानिक कहा गया है, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, संसार में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपने सिद्धांत बना लेंगे। छोटा बच्चा अपना ही कुछ सिद्धांत बना लेगा। ठीक है, पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार टाइप में अलग होती है, न कि क्वांटिटी में। तो जीन पियाजे साहब ने क्या बताया फ्रेंड्स, कि जो बच्चों की सोच होती है, बच्चों की थिंकिंग होती है, वो एडल्ट यानी कि एक वयस्क व्यक्ति की सोच से अलग होती है।
वयस्क व्यक्ति की सोच के समान नहीं होती। किसमें? क्वांटिटी में। क्वांटिटी में उनके बराबर नहीं होती। ठीक है, क्वांटिटी समझते हैं ना, मात्रा में। मान लीजिए कोई एडल्ट है, वो ज़्यादा बात सोच सकता है, ठीक है, ज़्यादा चीज़ें सोच सकता है, लेकिन बच्चा उतना नहीं सोच सकता। तो इसलिए इन दोनों की सोच में जीन पियाजे साहब ने अंतर बताया है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इन्होंने जो संज्ञानात्मक सिद्धांत है इनका, जीन पियाजे साहब का, उसके बारे में कुछ इनके कॉन्सेप्ट हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट है इसका अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। फ्रेंड्स, आपने अलग अलग बुक्स में और अलग अलग टॉपिक्स में अनुकूलन के बारे में पढ़ा होगा। अनुकूलन का मतलब क्या होता है? किसी वातावरण में खुद को ढाल लेना। तो यही इसमें लिखा हुआ है, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, अब मान लीजिए जैसे कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो सर्दी के टाइम में, सर्दी के मौसम में दूसरे देश से इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या कर लेते हैं वो, यहाँ के वातावरण के, इंडिया के वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जब वो सर्दी वाला मौसम ख़त्म हो जाता है तो यहाँ से फिर से वापस चले जाते हैं। या कुछ भी हो सकता है, इसका एग्जाम्पल आप अपने ऊपर भी ले सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड भी। मान लीजिए अभी आपका एग्ज़ाम है सीटेट का, तो सीटेट का एग्ज़ाम जब आपका है और आपको उसमें पास होना है, अच्छे नंबर उसमें लाने हैं, आप सुबह में लेट उठते थे पहले, फिर आप क्या करते हैं, अभी सुबह में जल्दी उठना शुरू कर देते हैं। आपने टारगेट बनाया है सुबह में आपको 5 बजे उठना है, 5 से लेके 7, 2 घंटे आपको पढ़ना है। ठीक है, 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है। और ऐसी रात में पहले क्या करते थे, आप 9 बजे तक सो जाते थे, लेकिन अभी आपको 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना है रात में भी। आपको 9 बजे ना सो कर 9 से 10, 10 से 11, 2 घंटे और एक्स्ट्रा पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपको सीटेट में 125 प्लस का स्कोर करना है। ठीक है, इसकी फ्रेंड्स 2 प्रक्रिया होती हैं अनुकूलन की। थोड़ा सा स्लाइड को हम आगे करेंगे, ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, पहली प्रक्रिया क्या है? आत्मसातकरण, यानी कि एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। मान लीजिए आपको पहले से किसी चीज़ की नॉलेज है, ठीक है, और आपको कुछ नया सीखना है, तो उस नए सीखने के लिए पहले वाले ज्ञान को जोड़ लेना। जैसे कि एग्जांपल आपका बताता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपको साइकिल चलानी आती है, ठीक है, छोटी वाली साइकिल आपको चलानी आती है, और फिर अब आपको बड़ी साइकिल चलानी है। तो पुराने टाइम में जो आपने सीखी है साइकिल, छोटी साइकिल कैसे चलाते थे, उसी चीज़ को आप जोड़ दोगे, और कुछ जोड़ के आप जो बड़ी साइकिल आप चलाने जा रहे हैं उसमें उसको भी चलाना शुरू कर दोगे। इसे बोलते हैं आत्मसातकरण, यानी कि एसिमिलेशन। तो जो पहली आपकी नॉलेज थी, पहला जो ज्ञान था आपका छोटी साइकिल को चलाने का, वो आपने यूज़ कर लिया। या फिर मोटरसाइकिल के भी ले सकते हैं, यही चीज़ कि आपको साइकिल चलानी आती है, आपने मोटरसाइकिल चलाने के लिए भी कि किस तरह से बैठना है, थोड़ा सा उसका पूर्व ज्ञान को यूज़ कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। तो 2 प्रक्रिया बताइए इसकी, एक तो हो गया आत्मसातकरण और सेकंड हो गया समायोजन। समायोजन किसे बोलते हैं? पूर्व ज्ञान में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है। मान लीजिए पूर्व ज्ञान है आपको किसी चीज़ का, उसमें आपने थोड़ा चेंज कर दिया, चेंज करने के बाद तालमेल बिठा के चेंज कर दिया आपने, और वातावरण के साथ तालमेल बिठा दिया, इसे समायोजन कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे मोटरसाइकिल वाला जो एग्जाम्पल है वो यहाँ सही रहेगा। यहाँ तो आपने छोटी साइकिल चलाई पहले, फिर आपने बड़ी साइकिल चलाई, ठीक है ना। और यहाँ आपने क्या किया, यहाँ आपने किया साइकिल चलाई, और साइकिल के बाद आपने फिर जो है मोटरसाइकिल चलाई। तो आपने क्या किया, साइकिल से मोटरसाइकिल चलाने के लिए आपने कुछ थोड़ा सा चेंज किया उसमें। साइकिल को स्टार्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना पड़ता है। साइकिल में गियर नहीं डालते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल में गियर डालते हैं। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया उसमें, और तालमेल बिठा के मोटरसाइकिल चलाना सीख लिया। इसे बोलेंगे समायोजन, यानी कि एकोमोडेशन।
फ्रेंड्स इंग्लिश वाले और हिंदी हिंदी वाले नाम आपके याद हों या ना हो, इंग्लिश वाले आपको ज़रूर करने हैं, क्योंकि हिंदी में कई बार नाम क्या करता है, अलग अलग तरह से दे देगा, आप समझ नहीं पाएंगे। लेकिन इंग्लिश में आपको वही नाम मिलेगा। एसिमिलेशन मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि आत्मसातकरण, पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ना है। लेकिन एकोमोडेशन मिलेगा तब आप समझ जाना कि समायोजन करना है। पूर्व ज्ञान में क्या करना है, चेंज करना है। बस ये वाली बात आप ध्यान रखेंगे, ये मेन चीज़ है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन, एकोमोडेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना, एसिमिलेशन। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए, अभी तो हमने एक ही पढ़ा था ना, अनुकूलन। आगे देख लेते हैं अब। सेकंड आ जाता है आपका साम्य धारण, यानी कि या फिर संतुलन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। ठीक है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। ये क्या होता है, इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है। अब ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स, अभी आपने पहला वाला पॉइंट पढ़ा था तो उसमें आपने दो चीज़ पढ़ी हैं क्या, एक आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन, और एक पढ़ा है आपने समायोजन। ठीक है, तो इन दोनों के जो है बीच संतुलन बनाना, इन दोनों ही प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं संतुलन या फिर साम्य धारण, और इंग्लिश में इक्विलिब्रेशन। ठीक है, बस इतनी सी बात आप ध्यान रखेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट हम देख लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर करेंगे स्लाइड को। स्कीमा। अब ये क्या होता है, मानव के दिमाग में जो चीज़ें पहले से स्टोर होती हैं वह उनका प्रयोग करके किसी विषय के प्रति एक धारणा बनाता है, तो इसे स्कीमा कहते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है। फ्रेंड्स इन्होंने क्या बताया है, जीन प्याजे साहब ने, कि मानव के माइंड में जो चीज़ें होती हैं पहले से ही, उनके बेसिस पर वो उनका यूज करके किसी भी विषय के प्रति एक धारणा बना लेगा। ठीक है, इस चीज़ को स्कीमा बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेंगे, मान लीजिए कि बच्चे ने खली के बारे में सुना है। ठीक है, खली WWF जो फाइटर खली है उसके बारे में सुना है, तो बच्चे क्या इमेज बना लेंगे कि लंबा होगा, ठीक है, चौड़ा होगा, बड़े बड़े हाथ और बड़े बड़े बाजू होंगे, ठीक है, और लंबे लंबे बाल होंगे, तगड़ा शरीर होगा। तो इस तरह से एक इमेज बना लेता है। और ये जो प्रवृत्ति है, स्कीमा की जो प्रवृत्ति है, ये जन्मजात होती है। स्कीमा की प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया, इसके बारे में रिएक्ट करना, रिएक्शन, ये जन्मजात बच्चे में होती है, ऐसा इन्होंने बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद देख लेते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन। प्याजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा गया है। इसका क्या मतलब है, जो सिद्धांत है जीन प्याजे साहब का, उसमें बताया गया है कि जो स्कीमा यानी कि जो माइंड में चीज़ें मानव बना लेता है, अपने माइंड में जो धारणा बना लेता है, स्कीमा बना लेता है, उनको व्यवस्थित किया गया है इस सिद्धांत के अंदर। ठीक है, क्रम में लगाया गया है, और उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। इन धारणाओं को स्कीमाओं से जोड़ने का, जो माइंड में चीज़ें मेकअप की हुई हैं, माइंड में इमेज बनाई हुई हैं, उससे जोड़ने को संगठन कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आ जाता है फ्रेंड्स जीन प्याजे साहब की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं। इन्होंने क्या किया है फ्रेंड्स, जो संज्ञानात्मक विकास होता है यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है बच्चे का, उसकी 4 स्टेजेस बताई गई हैं। 4 स्टेज इन्होंने 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं कि 4 अवस्थाओं में बच्चा जो है क्या करता है, जानता है। संज्ञान मतलब जानता है चीज़ों को, कैसे कैसे। जो पहली स्टेज है उसका नाम है संवेदी पेशीय अवस्था। ठीक है, संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि इंग्लिश में नाम याद रखेंगे सेंसरी मोटर स्टेज। ये कब से कब तक होती है, जब बच्चा जन्म से लेके 2 वर्ष तक का होता है, तो उस स्टेज को इन्होंने कहा है संवेदी पेशीय अवस्था। फ्रेंड्स आप संवेदी अंग समझते हैं ना,
हमारे कितने संवेदी अंग होते हैं, सेंसिटिव ऑर्गन्स होते हैं? 5। ठीक है, उसमें हमारा कान होगा यानी कि ईयर्स, हमारे आईज होंगे यानी कि आँख, हमारी नोज़ होगी नाक, ठीक है, हमारी टंग होगी यानी कि जीवा, और हमारा टच होगा यानी कि स्किन। ठीक है, तो प्याजे साहब ने क्या बताया है कि इन 5 चीज़ों यानी कि संवेदी पेशीय जो अंग होते हैं, इनसे ही बच्चा क्या करता है, 0 से 2 वर्ष की एज में सीखता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। आँख, नाक, कान, जीवा और टच, स्किन के माध्यम से बच्चा सीखता है। इसमें वस्तु स्थायित्व यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस का गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वह छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, एग्जाम्पल में लेंगे, मान लीजिए आजकल क्या करते हैं बच्चे, मोबाइल के बड़े शौकीन हैं। ठीक है, बच्चा मोबाइल से खेल रहा है, ये मोबाइल को देख रहा है। ठीक है, मोबाइल में कार्टून देख रहा है। आपने बच्चे से मोबाइल लिया और मोबाइल को उसकी आँख से ओझल करके छुपा दिया, आप कहीं भी, आपने अपने बिस्तर के नीचे, पिलो के नीचे, कहीं भी। तो अब बच्चे को पता है, ठीक है, कि बच्चे को पता है कि मोबाइल किस तरह का होता है। ठीक है, दिमाग में बच्चे ने मोबाइल की इमेज बना ली है कि किस तरह का, हाथ की तरह मोबाइल होगा। तो वह क्या करेगा, वही इमेज के बेसिस पे उसको ढूंढेगा। ठीक है, बिस्तर में या फिर पिलो के नीचे, जहाँ भी, और क्या कर लेगा उसको, फाइनली वह उसको ढूंढ लेता है। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में इमेज बन गई है। यदि उसके माइंड में इमेज ही नहीं होगी कि कैसा होता है मोबाइल, तो क्या ढूंढ पाएगा वो? नहीं ढूंढ पाएगा। तो ये इन्होंने बताया है। ठीक है, आपके लिए बना दिए ये आपके, ये 5 संवेदी अंग हैं, नोज़, टंग, ठीक है, आईज, ईयर, और ये टच हो जाएगा आपका स्किन। चलिए अब सेकंड वाली देख लेते हैं। ये हो जाती है सेकंड वाली जो स्टेज है फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि इंग्लिश में प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा, ये 27 जो लिखा गया है इसको लिख लेंगे आप 2 से लेके 7 वर्ष। ठीक है, ये आई थिंक टाइपिंग में हो गया है। तो जब बच्चे की 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है उसे बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। बच्चा जब कोई क्रिया करता है उससे पहली वाली स्टेज है जस्ट ये। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। मतलब सामने बच्चे की कोई चीज़ आती है, उसको देखेगा, ठीक है, उसको समझ भी जाएगा, लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं कर पाएगा। ये वो वाली स्टेज है। आगे देख लेते हैं। इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल्स का यूज करने में निपुण हो जाता है। ठीक है, जैसे साइकिल शब्द सुनकर उसके माइंड में साइकिल की एक इमेज बन जाती है। मान लीजिए साइकिल के बारे में बच्चे को कहा गया है, या इस बच्चे ने साइकिल का शब्द सुन लिया बातचीत करते हुए पेरेंट्स से, तो उसके माइंड में बन जाएगी इमेज कि साइकिल किस तरह की होती है। साइकिल में 2 गोल गोल पहिए होंगे, ठीक है, डंडा होगा, जुड़ी होगी वो इस तरह से, थोड़ी सी बड़ी होगी, छोटी होगी। तो क्या करेगा, माइंड में उसके एक इमेज बन जाती है। माइंड में इमेज बनाने में, और उसके बच्चे के इमेज कह दो या फिर सिंबल्स कह दो, यूज करने में वो एक तरह से निपुण हो जाता है। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, गोल्ड डायरेक्ट बिहेवियर, ये गोल्ड लिखा है, गोल है फ्रेंड्स, GOAL होगा, की क्षमता आ जाती है। ठीक है, इस स्टेज में क्या आ जाती है बच्चे में, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता भी आ जाती है इसी स्टेज में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर लेंगे स्लाइड, इसके कुछ पॉइंट भी दिए गए हैं। जीववाद यानी कि एनिमिज्म। अब ये क्या होता है, जब बच्चा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर नहीं कर पाता। मान लीजिए एक बच्चा है और वो एक अपने बेबी डॉल के साथ खेल रहा है, या कोई लड़की है गर्ल डॉल के साथ वो खेल रही है, ठीक है, और उसके हाथ से छूट के वो नीचे गिर जाती है। तो बच्चे को लगता है कि शायद उसको चोट लग गई है, वो रोएगी। इस तरह की एक्टिविटी बच्चा करता है, यानी कि उसमें वो क्या करता है, सजीव निर्जीव चीज़ को भी सजीव मान लेता है। वो सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता कि ये नॉन लिविंग थिंग है। ठीक है, तो जीववाद की भावना बच्चे में होती है, किस में,
इस स्टेज में होती है। अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा बहुत ज़्यादा अहम केंद्रित होता है। यानी कि क्या, जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, सब ठीक है, मतलब अपने आप के ऊपर फोकस बच्चा ज़्यादा करता है। खुद जो बच्चा सोचता है, करता है, वो सोचता है वो ही ठीक है। और मान लीजिए बच्चे को आप मना करोगे किसी चीज़ के लिए, तो सोच उसका ईगो हर्ट हो जाएगा फिर, कि आपने बच्चे को मना किया है, मना करके आपने बच्चे को गलत काम कर दिया है। क्यों? क्योंकि बच्चा ये मान रहा है कि जो वो कर रहा है, मान लीजिए पेन से किसी कॉपी पे लिख रहा है, ख़राब कर रहा है, गोल गोल घुमा रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो सही कर रहा है। ठीक है, तो बच्चा अपना जो अपने द्वारा जो काम करता है उसको ठीक समझता है। उसमें अहम केंद्रित यानी कि ईगोसेंट्रिज्म की भावना इसी स्टेज में होती है, सेकंड वाली में, 2 से 7 वर्ष वाली में। ठीक है। अपलटावी यानी कि इरिवर्सिबिलिटी, इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। मान लीजिए बच्चे को बताया 4 + 6 = 10 हो गए। ठीक है, अब बच्चे से पूछोगे आप, अभी बताया आपने कि 4 + 6 = 10 हो गए। ठीक है, तो 6 + 4 = कितने हो जाएंगे, बच्चा नहीं बता पाएगा। या फिर आप कोई खिलौना या कोई वॉच बच्चे को दे देंगे, उसको क्या कर देगा, उसके अंजर पंजर निकाल देगा, गिरा देगा चारों तरफ, लेकिन वो उसको दोबारा नहीं लगा पाएगा। यानी अपलटावी, इरिवर्सिबल की जो जो गुण होता है बच्चे में होता है, वो उसको वापस से ठीक नहीं कर सकता। उल्टा कर दोगे तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट दिया गया है मुद्रा संप्रत्यय, दूरी, भार, ऊंचाई, क्रम निर्धारण की योग्यता आदि के कॉन्सेप्ट की भी कमी होती है। बच्चे को ये नहीं पता होता कि कोई कौन सी चीज़ ज़्यादा ऊंचाई की है। ठीक है, 2 पेंसिल उसके सामने रखेंगे, एक बड़ी होगी हाइट में, एक छोटी होगी, उसको पता नहीं चले, वो उनमें डिफरेंस नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसी तरह से पैसे के बारे में, आप उसको एक नोट रख दो, मान लीजिए 500 का नोट रख दिया आपने। ठीक है, और आपने 10-10 के नोट रख दिए उसके पास 10, तो वो सोचेगा कि 10-10 के जो ज़्यादा नोट हैं वो ही ज़्यादा अच्छे हैं। तो मुद्रा के संप्रत्यय के बारे में या फिर ऊंचाई, दूरी, भार के बारे में भी वो क्या कर सकता है, वो डिफरेंस नहीं कर पाता। तो इस कॉन्सेप्ट की भी बच्चे में कमी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। यहाँ तक हमने कर लिया है। केंद्रीयकरण यानी सेंट्रेशन, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रवृत्ति को सेंट्रेशन कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, जो बच्चा होता है इस स्टेज में, सेकंड वाली स्टेज में, यानी कि प्री संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता है, केवल एक ही चीज़ पे वो ध्यान देगा। मान लीजिए बच्चे के हाथ कोई खिलौना लग गया है, तो बस, और वो खिलौना कैसे, खिलौना वो टर 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 की आवाज़ करता है, तो बच्चा उसी से वही बार बार वही कराता रहेगा। चाहे बच्चे के पास में कोई दूसरी चीज़ रखी है या फिर उसका कोई दूसरा यूज़ है, उस खिलौने का कोई दूसरा यूज़ भी है जिसको बच्चा कर सकता है, लेकिन वो नहीं करेगा। वो एक ही चीज़, जो उसकी जो एक ही विशेषता है, मान लीजिए वो खिलौना क्या करता है, आवाज़ भी करता है और वो गोल गोल घूमता भी है, लेकिन फिर बच्चा उसको गोल गोल नहीं घुमाएगा, उसको ये पता है कि टर टर की आवाज़ करता है, वो कैसे करता है, बस वही उससे कराता रहेगा। मतलब एक ही विशेषता पर ध्यान देगा एक ही बार में। इस अवस्था को बोलते हैं केंद्रीकरण यानी सेंट्रेशन। तो इस भावना की बच्चे के अंदर कमी रहती है। संरक्षण यानी कंजर्वेशन, अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दें, उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। अब मान लीजिए कि इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि मान लीजिए पानी रखा है गिलास के अंदर, ठीक है, पूरा भरा हुआ गिलास पानी है, और आपने क्या कर दिया, उस पानी को दूसरे गिलास में डाल दिया, किसी बड़े वाले गिलास में। पानी तो उतना ही रहेगा, ठीक है, लेकिन उसकी अब शेप चेंज हो गई है, तो उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन बच्चा इसको समझ ही नहीं पाएगा। बच्चा सोच सकता है कि ये पानी इसमें कम हो गया है। सेकंड देख लेते हैं, क्रमबद्धता यानी सीरिएशन। इसमें बच्चा वस्तुओं, तथ्य को उनके आकार में नहीं रखना नहीं सीख पाता। मान लीजिए बच्चे के पास कोई टॉय है
उसमें उसमें एक एक दूसरे उस टॉय को एक दूसरे के ऊपर सीरियल में लगाना है। सबसे नीचे सबसे बड़ा वाला पार्ट लगाना है, उसके ऊपर उससे छोटा वाला, उसके ऊपर उससे छोटा, उससे छोटा, फिर इस तरह से लगाना है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, बच्चे में सीरिएशन यानी कर्मबत्ता की क्या होती है, बच्चे में होती है कमी, तो वो नहीं लगा पाएगा। वो छोटे छोटे वाले पार्ट को नीचे रख देगा, बड़े वाले को ऊपर रख देगा अपनी मर्जी से। ठीक है, चलिए थर्ड स्टेज देखते हैं अब इसकी। इसे बोलते हैं फ्रेंड्स मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि कॉन्क्रीट जो चीज़ सामने होगी। ऑपरेशनल स्टेज 7 से 11 वर्ष का जब बच्चा हो जाएगा उसमें ये वाली अवस्था पाई जाती है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है, उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है, या फिर उन पर चिंतन करना शुरू कर देगा। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें सामने होती हैं। तो बच्चा क्या करेगा, सामने कोई चीज़ रखी है उसको देखकर कुछ कर सकता है, या फिर उसके बारे में कुछ सोच सकता है। ठीक है, सामने जो होगी, जो चीज़ सामने नहीं होगी उसके बारे में नहीं सोच सकता। इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा भार संरक्षण, कर्मबत्ता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। फ्रेंड्स, ये वाली जो लाइन है बिल्कुल उल्टी है पिछले वाले पॉइंट की। पिछला वाला जो स्टेज थी 2 से लेके 7 वर्ष, ठीक है, उसमें क्या था, प्री पूर्व मूर्त संज्ञात्मक अवस्था में ये सारी चीज़ों के गुण बच्चों में नहीं थे। लेकिन इस वाली अवस्था में 7 से 11 वाली अवस्था में बच्चों में ये सारे गुण आ जाते हैं। ठीक है, वो समझने लगता है कि कौन सी चीज़ जो है लिविंग थिंग है, कौन सी नॉन लिविंग है। ठीक है, 4+6=10 और 6+4=10 होता है, वो ये भी जान जाता है। वो फिर मुद्रा के बारे में भी जान जाता है, कौन सी मुद्रा ज़्यादा है कौन सी कम है। भार के बारे में भी जानने लगेगा कि 1-1 किलो के 2 बाट हैं, 2 किलो का 1 बाट है तो बराबर रहेगा। ठीक है, और कर्मबत्ता चीज़ों को कर्म में भी लगाना जान जाता है। ये सारे गुण उसके अंदर आ जाते हैं इस थर्ड वाली स्टेज में। चलिए आगे देख लेते हैं। आगमनात्मक तर्कना यानी हाइपोथेटिकल थिंकिंग, यह भी इसी अवस्था में आता है, यानी जब बच्चा उदाहरण के ऊपर आधारित होकर तर्क करने लगता है। इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसका मतलब है कि बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाता है। ठीक है, बच्चे को पहले उदाहरण दिया जाएगा, उसके बाद बच्चे को कुछ जो है बताया जाएगा उसके बारे में। तो पहले उदाहरण और बाद में उसके उस चीज़ के बारे में बताया जाता है। यानी आगमनात्मक, आगमन और निगमन विधि है ना, बिल्कुल सेम उसी शब्द से रिलेटेड है कि पहले बच्चे को उदाहरण बताओ और बाद में उसके बारे में समझाओ, तो बच्चा उस पर क्या करता है, उदाहरण के ऊपर आधारित जो होगा तर्क करने लग जाता है। ठीक है, चलिए जैसे कि इसका एग्जाम्पल भी दिया गया, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। पेड़ जरूरी है या नहीं, ठीक है, हमारे लिए बच्चा आंसर, क्योंकि इसमें हमें ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ जरूरी है या नहीं हमारे लिए, बच्चा आंसर देता है क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि बच्चे को क्या करा, पहले पेड़ के बारे में बता दिया, उसके बाद उससे तर्क करने के लिए कहा। अब आ जाती है फ्रेंड्स लास्ट वाली स्टेज, जो सर्वोच्च, जिसे सर्वोच्च अवस्था कहते हैं, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से लेके 15 वर्ष तक की एज में होती है। इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, 4 स्टेजेस बताई थी प्याजे साहब ने, तो चौथी वाली स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 11 से 15 वर्ष की अवस्था में इसको बताया गया है। प्याजे साहब ने प्याजे साहब ने कहा है कि यह संज्ञान यानी कि जानने की जो है सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो चीज़ें बच्चे के सामने भी नहीं है। मान लिया बच्चे को बॉल के बारे में कहा, बच्चे के सामने बॉल नहीं है लेकिन उसके बारे में वो सोचने लग जाएगा, अमूर्त चिंतन करने लग जाएगा। ठीक है, निगमनात्मक तर्कना, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जो थर्ड वाली स्टेज थी संक्रियात्मक अवस्था, उसमें आगमनात्मक तर्क ना करता था। मान लिया पहले उदाहरण दोगे, बाद में बच्चे से तर्क करने के लिए कहोगे, पूछोगे कुछ प्रश्न।
इसमें पहले बच्चे को सूत्र बताओगे, ठीक है, पहले सूत्र बता दोगे, यानी कि नियम बता दोगे, पहले नियम बता दोगे, बाद में उससे जो है नियम के ऊपर तर्क करने को कहोगे। मान लीजिए मैथ्स का कोई क्वेश्चन दिया है बच्चे को निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है, वृत्त का एरिया निकालना है, तो पहले वृत्त के एरिया का सूत्र बता देंगे, उसके बाद बच्चे से क्वेश्चन करेंगे, तो बच्चा इजीली उसको कर देगा, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत की आलोचना। पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे फ्रेंड्स स्लाइड को। पियाजे, जो जीन पियाजे साहब थे, उनके जो सिद्धांत हैं उसकी आलोचना भी हुई थी। क्या आलोचना थी? उन्होंने कहा है कि जो मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है। पियाजे साहब ने कहा है जो मैंने क्रम बताए हैं ये 4, ये जो क्रम है मानसिक विकास के अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन अगर बच्चों को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक सीख सकता है। पियाजे ने ही कही है ये बात भी। पियाजे ने खुद के सिद्धांत में कहा है कि मानसिक विकास के चरण जो मैंने बताए हैं वो अपरिवर्तनशील हैं, लेकिन बच्चे को यदि अच्छा वातावरण दिया जाता है तो अपनी अवस्था की क्षमता से अधिक भी बच्चा क्या कर सकता है, सीख सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट जो आज के मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहे होंगे स्मार्ट से। ठीक है, चलिए छोटे छोटे टॉपिक हैं 4, अभी कवर कर लेते हैं। हाँ, इन्होंने फ्रेंड्स क्या दिया था, लॉरेंस कोहलबर्ग ने, इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी, यानी कि नैतिकता का इन्होंने सिद्धांत दिया था। ठीक है, लॉरेंस कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे साहब कहाँ के थे? वो थे स्विट्जरलैंड के, और लॉरेंस कोहलबर्ग ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्होंने दिया था, जीन पियाजे साहब ने, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, और इन्होंने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नैतिकता का सिद्धांत कह दो या फिर नैतिक विकास का सिद्धांत कह सकते हैं, एक ही बात है। ठीक है, अब नैतिकता होती क्या है, मोरलिटी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। ठीक है, बच्चे को जब ये पता चल जाता है कि कौन सा काम करना अच्छी बात है और कौन सा काम करना बुरी बात है, तो इस चीज़ को कहते हैं नैतिकता, यानी मोरलिटी। जैसे समाज में हमें सिखाया गया है कि किसी की हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, तो बच्चे में नैतिकता की भावना आ गई है कि चोरी करना बुरी बात है। या फिर स्कूल में हम जाते हैं तो हमें किसी का टिफ़िन नहीं खाना है चुरा के, किसी की हमें कोई चीज़, बुक्स, कॉपी या पेंसिल नहीं चोरी करनी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें नैतिकता में आ जाती हैं। इस बारे में सिद्धांत दिया है लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अब क्या बताया इन्होंने, एक स्टोरी है फ्रेंड्स इसके बारे में, बहुत ही मज़ेदार है। नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा, सही और गलत के बारे में डिसीजन न लेने की स्थिति नैतिक दुविधा कहलाती है। फ्रेंड्स, जब हमें यही नहीं पता चलेगा कि कौन सी बात सही है या फिर कौन सी बात गलत है, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है ना, उसे बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा। अब ये क्या थी, ये हिंज की एक कहानी है। ठीक है, हिंज की एक स्टोरी है, हिंज स्टोरी। हिंज की स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। हिंज एक व्यक्ति का नाम था, एक लड़के का नाम था हिंज। ठीक है, उसकी जो है क्या हो जाती है, हिंज की जो है मदर जो है बीमार हो जाती है एक बार। ठीक है, तो मदर जब बीमार हो जाती है तो मदर को डॉक्टर बताता है कि एक मेडिसिन ये लेके आनी है। तो हिंज के पास कम पैसे होते हैं और हिंज उन्हीं पैसों के साथ मेडिकल स्टोर पे जाता है जहाँ से वो दवाई मिलती है। लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि वो दुकानदार क्या करता है, उस दवाई को 10 गुने दाम में अधिक बेचने के लिए उसे कहता है कि मैं इससे कम में नहीं दूंगा,
हिंज उससे रिक्वेस्ट भी करता है लेकिन वो देने से मना कर देता है। फिर क्या करेगा हिंज, या तो उसकी जो है मदर की डेथ हो जाएगी, दवाई उनको नहीं मिलेगी। तो हिंज के दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना मैं इसको चोरी कर लूँ और इससे जो है मेरी जो मदर की है जान बच जाएगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो क्या करता है, अब वो ये नहीं समझ पा रहा कि चोरी करना अच्छी बात है या नहीं है, तो वो चोरी कर लेता है दवाई को और इससे क्या करता है, उसकी जो मदर की जो है जान बच जाती। सॉरी, मदर बोल रहा हूँ, उसकी बीवी थी फ्रेंड्स, उसकी मदर नहीं, उसकी बीवी की जो है जान बच जाएगी। हिंज अगर चोरी करेगा, उदाहरण दिया गया है इसका, चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी, नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। ठीक है, तो अब दोनों ही केसेस में कन्फ्यूजन हो जाता है उसे कि चोरी करता है तो पुलिस पकड़ती है, चोरी नहीं करता है तो उसकी जो बीवी मर जाएगी। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसे बोलते हैं नैतिक दुविधा, यानी कि मोरल डिलेमा इसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब सेकंड इसमें बताया है इन्होंने, अब सेकंड पॉइंट, नैतिक तर्कना यानी कि मोरल रीजनिंग, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे हिंज ने चोरी को चुना। नैतिक तर्कना का मतलब है फ्रेंड्स, यानी कि मोरल रीजनिंग का मतलब है सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया। जब उसको ये डिसीजन लेना है कि कौन सा, मैं दवाई को चोरी करूं या दवाई को चोरी ना करूं, तो ये वाली जो प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कना बोलते हैं, मोरल रीजनिंग। ठीक है, ध्यान से समझेंगे, एक बार फिर रिपीट करता हूँ। सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में जो जो डिसीजन लेने की जो प्रक्रिया है कि मुझे चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस प्रक्रिया को मोरल तर्कना कहते हैं। जो वो सोचता है, ये पूरी एक्टिविटी के लिए जो वो सोचता है अपने माइंड में कि चोरी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, इस प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहा गया है फ्रेंड्स, मोरल रीजनिंग। सही और गलत में से किसी एक को चुनना है, जैसे हिंज ने चोरी को चुना, तो क्या करता है, उसे लगता है कि चोरी करना ही ठीक रहेगा, मेरी बीवी की जान बच जाएगी, तो वो चोरी कर लेता है। ठीक है, इस पूरे जो प्रोसेस को, प्रक्रिया को बोला गया है नैतिक तर्कना, यानी कि मोरल रीजनिंग। चलिए, कोहलबर्ग साहब जो थे, इन्होंने नैतिकता के 3 लेवल बताए गए हैं। कौन कौन से लेवल हैं वो 3 लेवल, कौन कौन से? पहले लेवल को बोलते हैं जो कि 4 से लेके 10 वर्ष की एज में आता है। ठीक है, 0 से जन्म से नहीं बताया इन्होंने, बताया 4 वर्ष से 10 वर्ष की एज में पहला लेवल आता है। क्या बोलते हैं इसे? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इस अवस्था में बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। क्या बताया गया है? जो नैतिक तर्कना होगी, नैतिकता के बारे में जो सोचेगा, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार सोचेगा। दूसरों ने जैसा बताया होगा वही उनके लिए नैतिकता है। अब कैसे? इसके भी 2 भाग होते हैं, चलिए एक एक करके पढ़ेंगे। पहला बताया दंड एवं आज्ञा अनुपालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। ये वाली नैतिकता कौन सी होती है? इसमें बच्चे की नैतिक सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि उसकी नैतिकता किस पर आधारित है? उसकी नैतिकता आधारित है दूसरों ने जो बताया गया है, दूसरों से जो बताया गया है। क्या बताया गया है दूसरों के द्वारा? कि तुम चोरी करोगे तो तुम्हें क्या होगा? पनिशमेंट मिलेगा। ठीक है, नैतिकता है। लेकिन तुम दवाई ला के अपनी जो पत्नी की जान बचा लोगे तो उस आपकी पत्नी की जान बच जाएगी, वो भी नैतिकता है। ठीक है, तो ये वाली बात आधारित होती है किस पे? दंड एवं आज्ञा पालन पे। इसे बोलते हैं दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुक्ता, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। सेकंड वाली कौन सी होती है? साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुक्ता। साधनात्मक सापेक्षता उन्मुक्ता, यानी कि इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविस्ट्स इंडिविडुअलिज्म। इंडिविडुअलिज्म, इस अवस्था को जैसे को तैसे भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वह खुद भी करेगा।
अब मान लीजिए ये कौन सी अवस्था है, ये कौन सी अवस्था के बारे में बताया है कॉलबर्ग साहब ने। इन्होंने बताया कि मान लीजिए कोई बच्चा है, आपको थप्पड़ मार देता है दूसरे बच्चे को, दूसरा बच्चा भी क्या करेगा, बदले में थप्पड़ मार देगा। ठीक है, बच्चे ने जेब में हाथ डाल के पॉकेट शर्ट की फाड़ दी, दूसरा बच्चा भी बदले में पॉकेट फाड़ देगा या पेन पेंसिल को तोड़ देगा। आपने किसी की पेंसिल तोड़ दी, वो भी आपकी पेंसिल को तोड़ देगा बदले में, यानी कि जैसे को तैसा कर देगा। तो इस अवस्था को बोला गया है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता। ठीक है, देखो एग्जाम्पल में भी लिखा हुआ है, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो दूसरे बच्चे ने भी उसका पेन तोड़ दिया, मतलब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट। टिट फॉर टैट भी इसको बोल सकते हैं। 3 स्टेज बताए हैं फ्रेंड्स इन्होंने, कॉलबर्ग साहब ने। तो सेकंड स्टेज क्या आ जाता है, आ जाता है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, यानी कि कन्वेंशन स्टेज। अब ये बताइए इन्होंने 10 साल से लेके 13 साल तक। ठीक है, और पहली जो स्टेज थी वो कब तक की थी, वो थी आपकी 4 साल से लेके 10 साल तक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। इसमें ये कैसी अवस्था है फ्रेंड्स, इसमें क्या करता है बच्चा कि जो दूसरों ने बताया है, ठीक है, जो नैतिकता दूसरों ने बताई है वही ठीक है, उनका अपने अंदर क्या कर लेगा, उनको एक्सेप्ट कर लेगा, अपने अंदर समावेशित कर लेगा कि जो दूसरों ने बताया है वो ठीक है। अब इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे स्लाइड। पहला भाग है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल। बच्चा क्या करेगा, दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश करेगा, तो अच्छा दिखने की कोशिश के लिए वो क्या करेगा, नैतिकता दिखाएगा। दूसरों के साथ भला बनकर अनुमोदन सर्जित अर्न अप्रूवल करता है। ठीक है, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है इस वाली इसमें पहले भाग में। ठीक है, जैसा कि फ़ोटो में आपको दिख रहा है, बच्चे को क्या मिल रहा है, बच्चे को पॉकेट जेब पे क्या लगाया गया है, एक गुड बॉय का कुछ लोगो से मिला है, तो बच्चा खुश हो जाता है, गुड बॉय बनने के लिए नैतिकता वो दिखाता है। ठीक है, और सेकंड क्या होगा, कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसमें क्या करता है बच्चा, कानून से डर के, लॉ एंड ऑर्डर से डर के, कानून और व्यवस्था की वजह से अच्छा बनने की कोशिश करेगा। इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वह ऐसा नहीं करेगा। ठीक है, जैसा कि पहले ही बताया था मैंने फ्रेंड्स आपको, जो दूसरों ने चीज़ें बताई हैं उन्हीं को फॉलो करता है बच्चा, उन्हीं को नैतिकता मानता है। तो उसको बताया गया है कि रेड लाइट पार करते समय उसके पापा का जो है एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है, उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था, इसलिए भी क्या करेगा, वो रेड लाइट को पार नहीं करेगा। रेड लाइट यदि चली ऑन है तो वो रुक जाएगा, और दूसरों को भी यही शिक्षा देगा कि रेड लाइट ऑन है, आपको रुकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसको ऐसा बताया गया है, वो माइंड से सोचेगा नहीं कि चलो रेड लाइट ऑन है, हो सकता है रेड लाइट ख़राब हो गई हो, ऐसा वो नहीं सोचेगा। ठीक है, ये हो सकता है कि किसी का सामने एक्सीडेंट हो गया है लेकिन फिर भी वो रेड लाइट पे खड़ा रहेगा, क्योंकि उसमें उसको ये बताया गया है कि रेड लाइट पे रुकना है। ठीक है, चलिए, अब थर्ड वाली स्टेज आ जाती है, इसे बोलते हैं फ्रेंड्स उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। ये 13 वर्ष से ऊपर वाली जो अवस्था होती है उसमें होती है। इसमें डिसीजन खुद ले ली जाते हैं, ना कि समाज के जरिए, कि क्या सही और क्या गलत है। इसकी भी 2 अवस्थाएं हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, रेड लाइट ऑन है तो बच्चा पार नहीं करेगा क्योंकि उसको बताया गया है, लेकिन इस वाली अवस्था में क्या करेगा, मान लिया रेड लाइट ऑफ ही नहीं हो रही है तो बच्चा सोचेगा कि ख़राब हो रही है, या फिर सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसे बचाने के लिए बच्चा दौड़ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, वो अपने माइंड से चलेगा, वो जो रूढ़िगत जो उसको नैतिकता बताई गई है उसके आधार पर वो नहीं काम करेगा फिर। ठीक है, तो इसके भी 2 पार्ट बताए गए हैं फ्रेंड्स, कौन कौन से देख लेते हैं एक एक करके। हाँ, पहला सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन। अब ये क्या होती है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए हैं,
अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियमों को तोड़ देना चाहिए। अगर रेड लाइट तोड़कर आपके पापा की जान बच सकती है तो उसे तोड़ दो। तो पहली वाली स्टेज में क्या बताया गया है फ्रेंड्स, कि जो नियम बनाए गए हैं लोगों के लिए हैं, लोग नियम के लिए नहीं है। ठीक है। और मान लिया रेड लाइट तोड़कर किसी की जान बच सकती है तो वो क्या करेगा बच्चा, रेड लाइट को तोड़ देगा और अपने पापा की या किसी की जान बचा लेगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन होती है। इसे बोलते हैं सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएशन। सेकंड वाली कंडीशन क्या होती है इसमें, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स ओरिएंटेशन। अब इसका क्या मतलब है फ्रेंड्स, इसमें किशोर दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के माइंड से काम करता है, कि किसी दूसरे का भला होगा ये करने से, दूसरे का भला होगा वो करने से, ऐसा बताया गया है। लेकिन वो ये सब ना सोच के खुद के माइंड से कुछ काम करता है, खुद के माइंड से सोच के काम करता है। इसमें किशोर दूसरों के फ़ायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं किसी पैट्रियट, जैसे किसी देशभक्त का एग्जाम्पल लेते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ले लेते हैं एग्जाम्पल। वो क्या किया उन्होंने, अपने घर बार को सबको की फिक्र किए बिना हमारे लिए, अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। ठीक है, ऐसी चंद्रशेखर आज़ाद हैं, भगत सिंह, शहीद भगत सिंह हैं, सबके बारे में। तो ये लोग क्या करते थे, ये अपने मन की सोचते थे। इनकी फैमिली वाले खुद कुछ भी कहेंगे कि अभी तुम्हारी एज कम है, या अभी तुम ये नहीं कर सकते, ठीक है, तुम्हें आगे पढ़ाई करनी है, शादी करनी है, ये सब नहीं सोचेगा। वो अपने मन से सोचेगा, अपना खुद का डिसीजन लेगा कि तुम्हें अपने देश के लिए काम करना है, वही ठीक है। तो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत यानी कि यूनिवर्सल एथिकल जहाँ भी आएगा तो उसका मतलब क्या हो जाएगा, थर्ड वाली स्टेज है। ठीक है, अपने खुद के मन से चलेगा, खुद का डिसीजन वो लेगा। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं स्लाइड। कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिल्गिन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया था कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। फ्रेंड्स, जो सिद्धांत आते हैं तो उनकी आलोचना भी होती है। तो इनके कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी कैरोल गिल्गिन ने की थी। उन्होंने ये तर्क दिया था कि महिलाओं को अपने एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कम प्राथमिकता दी है। और एक इन्होंने आलोचना ये भी की थी, मेल और फीमेल की मोरल रीजनिंग, जो नैतिक तर्क ना है, मोरल रीजनिंग में कल्चर की डिफरेंसेस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। जो इन्होंने नैतिक तर्क के बारे में बताया गया था कोहलबर्ग साहब ने, तो उसके बारे में कहा है इन्होंने, कैरोल गिल्गिन ने, कि कल्चर यानी कि संस्कृति के अंतर जो होते हैं, कल्चर डिफरेंसेस होते हैं, उनको जो है महत्व लॉरेंस कोहलबर्ग ने नहीं दिया था। ऐसा इन्होंने इनके बारे में आलोचना की थी। ठीक है, कोई भी सिद्धांत आता है तो फ्रेंड्स आलोचना तो उसकी होती ही है। ठीक है, अब आ जाता है फ्रेंड्स आपका थर्ड टॉपिक। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये है लिव वाइगोत्स्की साहब। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक थे लिव वाइगोत्स्की। चलिए आगे देखते हैं इनके बारे में अब। हाँ, थोड़ी सी आपकी 1 घंटे की हो जाएगी वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसीलिए हमने इस वीडियो में क्वेश्चन ऐड नहीं किए। क्वेश्चन ऐड करने का मतलब है 1.5 घंटे तक का वीडियो आपका जाएगा। लेकिन ये थ्योरी आप पढ़ लेंगे तो आपके 4 से 5 नंबर आने वाले एग्ज़ाम में कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ एक 20 मिनट की या 25 मिनट की एक वीडियो आपके लिए तैयार कर दूंगा मैं, उसमें इन चारों टॉपिक से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस होंगे। चलिए देखते हैं इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था फ्रेंड्स। इन्होंने दिया था वाइगोत्स्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी। ठीक है, और अभी हमने पढ़ा था कोहलबर्ग का, उन्होंने क्या दिया था, नैतिकता का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नैतिकता का सिद्धांत। और इन्होंने दिया था वाइगोत्स्की साहब ने सांस्कृतिक कल्चरल थ्योरी। ठीक, एक आगे सिद्धांत आएगा वो होगा आपका सामाजिक सांस्कृतिक। तो दोनों को होच पोच नहीं करना, याद रखना, अच्छे से डिफरेंस करके रखना है। वाइगोत्स्की साहब ने दिया था सामाजिक संस्कृति सिद्धांत, सोशल कल्चरल थ्योरी। ठीक है, लिव वाइगोत्स्की एक रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी कि सोशल कल्चर थ्योरी का प्रतिपादन किया। क्या बताया था इन्होंने,
यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति से अंतःक्रिया इंटरेक्शन करके सीखता है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम। फ्रेंड्स, इन दोनों ही मनोवैज्ञानिकों की बात अलग अलग है। जीन पियाजे साहब ने क्या कहा था कि पहले डेवलपमेंट होगा और बाद में अधिगम होगा, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, पहले क्या करेगा बच्चा, पहले बच्चा सीखता है, यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। और बच्चा सीखता कैसे है, सामाजिक अंतःक्रिया करके, यानी कि समाज से इंटरेक्ट करके, अंतःक्रिया करके। बच्चा अपने समाज में जाएगा, ठीक है, और कोई भी एक्टिविटी करेगा तो समाज से उसे क्या करेगा, समाज से क्या पता चलेगा उसे, अच्छी और बुरी बात के बारे में उसे पता चलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ वो इंटरेक्ट करके अंतःक्रिया करके सीखता है, ठीक है। और सीखता है जब बच्चा, सीखने के बाद उसका विकास होता है, ऐसा वाइगोत्स्की साहब ने कहा है अपने सिद्धांत में। जबकि पियाजे साहब ने कहा था कि पहले बच्चे का विकास होगा बाद में बच्चा सीखता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो वाइगोत्स्की साहब ने ठीक कहा था कि पहले बच्चा अंतःक्रिया करेगा समाज से, उसके बाद बच्चा जो है बच्चे का विकास होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। वाइगोत्स्की साहब के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट, इन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट फ्रेंड्स दिए थे। कौन कौन से, एक तो होता है ZPD, इसकी फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेते हैं तो आप याद रखेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी कि समीपस्थ निकट, समीपस्थ या फिर निकट विकास का क्षेत्र। अब ये होता क्या है, वास्तविक विकास यानी कि रियल डेवलपमेंट जो बच्चे का होता है, रियल डेवलपमेंट के स्तर, तथा संभावित विकास पोटेंशियल डेवलपमेंट, कि इतना बच्चे का विकास हो सकता है, संभावना। इन दोनों स्तरों के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। समझ में आया कि बच्चे का जो रियल डेवलपमेंट है और बच्चे का जो संभावित डेवलपमेंट है, यानी कि पोटेंशियल डेवलपमेंट है, कि इतना डेवलपमेंट बच्चे का हो सकता है, उन दोनों के बीच के अंतर को, डिफरेंस को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD कहा जाता है, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इन्होंने क्या दिया था, स्कैफ फोल्डिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं पाड़ या ढांचा। इंग्लिश का वर्ड फ्रेंड्स आप बिल्कुल याद रखेंगे, क्योंकि बिना इंग्लिश के वर्ड के बहुत ही मुश्किल हो सकता है, हिंदी का वर्ड कई बार ऊँट पटांग दे दिया होता है। तो ये क्या होता है स्कैफ फोल्डिंग, वयस्क को द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफ फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। मतलब होता क्या है, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे अच्छे से। थोड़ा सा स्लाइड को ऊपर कर लेंगे फ्रेंड्स। पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा बच्चा है जो साइकिल चलाने की कोशिश कर रहा है और उसकी मम्मा उसको पीठ पे हल्का सा हाथ लगा रही हैं ताकि वो गिर ना जाए। यानी वयस्क द्वारा, बड़ों द्वारा, या फिर किसी ऐसे इंसान के द्वारा जिनको बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, ज़्यादा ज्ञान है, उनके द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या फिर गाइडेंस को स्कैफ फोल्डिंग यानी कि पाड़ या ढांचा कहते हैं। थोड़ी सी टेम्परेरी हेल्प जो हम कर देते हैं उसको पाड़ या ढांचा कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब ये किसके द्वारा दी जाती है, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ठीक है, जो बच्चे से ज़्यादा नॉलेज है, जिसको टीचर भी हो सकता है बच्चे का, ठीक है, यानी कि हम लोग, पेरेंट्स भी हो सकते हैं, मम्मी पापा, ठीक है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई बड़ा भाई भी हो सकता है, बड़ी बहन भी, कोई भी हो सकता है जिसको ज़्यादा नॉलेज हो बच्चे से, हमसे सीखने वाले से ज़्यादा नॉलेज हो, ठीक है फ्रेंड्स। इन्होंने भाषा के ऊपर अपने कुछ विचार दिए थे, यानी कि लैंग्वेज के ऊपर। देख लेते हैं वो भी एक एक करके क्या था। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। इन्होंने क्या कहा था कि जो हमारी लैंग्वेज होती है और जो हम चिंतन करते हैं, थिंकिंग, वो शुरू में तो अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में दोनों एक ही हो जाते हैं, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था, वाइगोत्स्की ने कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। इन्होंने बताया था कि पहले हमें भाषा आएगी, बाद में हमारा मन में विचार आएगा, ठीक है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम फैसिलिटेट बनाती है। भाषा यदि हमें आएगी तो जो संज्ञानात्मक विकास होगा, मतलब जानने का जो डेवलपमेंट होगा, वो आसान हो जाएगा। सही बात है। मान लीजिए कोई चीज़ आप सीख रहे हैं, उसकी माइंड में कुछ इमेज बना रहे हैं, तो भाषा उसके लिए बहुत ज़रूरी है ना, तो ये बात बिल्कुल सही है। चलिए थोड़ा सा स्लाइड को मूव करेंगे ऊपर की तरफ। हाँ, भाषा
संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, ये लाइन हमने पढ़ चुके ऑलरेडी। निजी भाषण या आंतरिक भाषा, प्राइवेट स्पीच जिसे बोलते हैं, इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। अब ये क्या बात है फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको शादी में जाना है, आज शाम को आपको शादी में जाना है, तो आप क्या करेंगे, पूरे दिन में अपने काम को मैनेज कर देंगे फटाफट। सुबह सुबह जल्दी उठेंगे, अपने यदि आपको कपड़े वगैरह वॉश करने हैं, प्रेस करनी, तो सबको आप मैनेज कर देंगे। खुद को इंस्ट्रक्शन आप देते रहेंगे कि कपड़े धुल गए हैं, प्रेस हो गई हैं, फटाफट से सबको अलमारी में लगा देता हूँ, सूट इधर लगा देता हूँ, पैंट इधर लगा देता हूँ और बाकी चीज़ें इधर लगा देता हूँ। मतलब क्या करेंगे, अपनी खुद की भाषा में खुद को ही निर्देश देते रहेंगे। ठीक है, इसे बोलते हैं आंतरिक भाषा या प्राइवेट स्पीच। फ्रेंड्स, ये आपके 3 टॉपिक क्लियर हो चुके हैं और आपका लास्ट यानी कि अंतिम टॉपिक है नोम चोम्स्की साहब के बारे में। इनके बारे में और पढ़ लेते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, इनके बारे में देख लेते हैं क्या दिया गया है। नोम चोम्स्की भाषा विकास का सिद्धांत दिया, यानी कि इनबोर्न थ्योरी इन्होंने दी थी। किसकी थ्योरी दी थी इन्होंने, नोम चोम्स्की साहब ने भाषा विकास का सिद्धांत इन्होंने दिया था। फ्रेंड्स, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ठीक है, इनका मानना है कि बच्चे में भाषा सीखने की जो जन्मजात इन्नेट क्षमता होती है, बिल्कुल सही बात है, जो बच्चा भाषा सीखता है उसको कोई सिखाता नहीं है अलग से, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कहीं सीखने नहीं आता। कैसे सीखता है, हमारे घर में रह के माता पिता से, ठीक है, समाज से, टीचर से, सबसे अपने आप ही सीख जाता है। यानी कि उसमें जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसकी इन्नेट जन्मजात होती है, जन्म से एक क्षमता होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क, माइंड में एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा बच्चा भाषा सीखता है। इन्होंने बताया कि माइंड में एक डिवाइस होता है जिसके द्वारा बच्चा भाषा को सीखता है। उस डिवाइस को बोलते हैं LAD, लैड। थोड़ा स्लाइड को ऊपर करेंगे, ये लैड क्या होता है देख लेते हैं। फ्रेंड्स, लैड की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी कि भाषा अधिग्रहण यंत्र, जिसके द्वारा भाषा को सीखा जाता है, उसे बोलते हैं LAD, लैड, यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र इसको बोलते हैं। ठीक है, इन्होंने और क्या बताया है, इन्होंने बताया कि सार्वभौमिक व्याकरण यानी कि यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत दिया, यानी ग्रामर जन्मजात होती है। इन्होंने बताया फ्रेंड्स कि जो सार्वभौमिक व्याकरण है, यूनिवर्सल ग्रामर का सिद्धांत इन्होंने दिया। और इन्होंने क्या बताया, जो ये होती है ग्रामर जन्मजात होती है, मतलब जन्म से ही हमारे साथ वो होती है। ठीक है, अब इन्होंने नोम चोम्स्की साहब ने भाषा के 2 लेवल बताए हैं फ्रेंड्स। कौन कौन से 2 लेवल हैं, एक एक करके उसको देख लेंगे। पहला लेवल बताया सतही संरचना, यानी कि सरफेस लेवल, बिल्कुल स्टार्टिंग वाला। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है लेकिन उनके अर्थ नहीं जानता। ठीक है, मान लीजिए बच्चा मम्मी पापा पेन पानी ये सब बोल रहा है, उनका जो है उनके बारे में बोल तो रहा है बच्चा, लेकिन उनका मतलब क्या होता है ये सब बच्चे को नहीं पता होता, बस बोल लेगा। जैसे देखो लिखा है मम्मी पापा खाना पीना, ठीक है, मम, इस तरह से कुछ भी बच्चा बोलता है बोल लेगा, ध्वनियों के बारे में वो सीख लेगा, लेकिन उनका मतलब क्या है, उनका अर्थ क्या है, क्या उनका मीनिंग है, उसको नहीं पता होता। इस लेवल को बताया गया है, चोम्स्की ने बताया है सतही संरचना, यानी कि बिल्कुल सरफेस लेवल, बिल्कुल ऊपर वाला लेवल। ठीक है, सेकंड लेवल इन्होंने बताया फ्रेंड्स गहरी संरचना, यानी कि डीप लेवल। इसमें शब्दों के अर्थ का ज्ञान होता है। मान लीजिए बच्चों को कुछ चीज़ बताई गई है तो उसके अर्थ का भी मीनिंग पता होता है। ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में बच्चे को बता दिया तो उसके बारे में उसको पूरी डीप नॉलेज रहेगी। मान लीजिए बच्चे को पिज़्ज़ा खाने के लिए दे दिया है तो उसको पता रहेगा कि ये किस किस चीज़ से बना है, क्या ग्रेन इसमें यूज़ हुए हैं, कौन सी चीज़ उसमें यूज़ हुई है, ठीक है, कैसे वो बना है, उसके बारे में उसे डीप नॉलेज होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का सेशन और उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, सेशन आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट आपके दोस्तों को भी मिल सके। फ्रेंड्स, जिन लोगों ने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चैनल का नाम आपको दिख रहा है सामने, दी अंकित राठी। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
ठीक है। हमारे मोटिवेशन के लिए वीडियो के लास्ट में एक कमेंट ज़रूर कीजिए आप, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं, नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इससे कमेंट से क्या होगा, मोटिवेशन मिलता है। फ्रेंड्स, आपके लिए टेलीग्राम चैनल बना रखा है। जिन लोगों को पीडीएफ की दिक्कत होती है नोट्स की, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए दी अंकित राठी के नाम से। ठीक है, लिंक भी आपको इन सभी का, फेसबुक और आपका इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम का लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, इंस्टाग्राम आईडी हमारे अंकित राठी, ज्वाइन कर लीजिए। डेली क्विज सेक्शन चल रहा है वहाँ, डेली ROARO यूपी ROARO से रिलेटेड क्विज भी डल रही हैं, और आपकी टेलीग्राम पे भी डेली आपकी क्विज डलती हैं CTET से रिलेटेड और ROARO से रिलेटेड क्विज अभी चल रही हैं। फेसबुक आईडी है हमारी अंकित चौधरी के नाम से, आप चाहो तो फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ भी ग्रुप में क्विज हम डेली पोस्ट करते हैं। इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के जो आपको लिंक हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मिलते हैं फिर कल एक नई वीडियो में। जैसा भी आपकी डिमांड होगी, या तो टॉपिक कोई ले लेंगे या फिर क्वेश्चंस, इस टॉपिक के क्वेश्चन से रिलेटेड आपके लिए वीडियो कल लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।